इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो सेट 2024 का जो पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है उसका हम लोग एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जो है देखने वाले इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मैचिंग करनी है। एक तरफ आपको दिया है शिक्षण का स्तर दिया है और दूसरी तरफ जो उसके मुख्य समर्थक कौन थे इसके बारे में आपको दिया है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा, देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था मतलब बोध स्तर, इसके समर्थक कौन थे? मॉरिशस थे। तो बी का 2 से मैच होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं जो बी 2 से मैच हो, सिर्फ एक को छोड़ के। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। स्मृति स्तर मतलब हर्बर्ट हो जाएगा, बोध स्तर मतलब मॉरिसन हो जाएगा, चिंतन स्तर मतलब हंट हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे देखो क्या दिया है, चूँकि सीखना निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए और छात्रों के दिमाग वृद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इसे कहा जाता है एसोसिएशन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन छूट गए ऊपर, उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध हैं, उन विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं। तो प्रभावी शिक्षण में मदद करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं देखो, तो यहाँ पर है आपके शिक्षार्थी का जो पुराना अनुभव है वो इसके लिए सार्थक होता है। संबंध के प्रति शिक्षार्थी की अभिरुचि क्या है, पारस्परिक शैक्षणिक स्तर क्या है और समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण क्या है। मतलब 2 3 4 5 मतलब 3 4 5 6 मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नीचे कारण और कथन दिया हुआ है। तो दावा है यहाँ पर देखो, रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है, बिल्कुल सही है। कारण है योगात्मक मूल्यांकन के लिए विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। तो आपको इसमें सही से जो है कौन सा होगा ये आपको पहचान कर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है रॉन्ग है। चलो चौथा हो गया था। पाँचवा देखते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने हेतु किसका उपयोग जो है शिक्षक करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो है ये उपयोग जो है करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो छठवां है, लेखन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इसमें से लिखना है अगर आपको कोई आर्टिकल, तो इसके लिए सही सीक्वेंस क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, सही से जो है मैच करना है। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। 20 का जो है क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। सातवां, किसी अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है। मतलब अगर आप अनुसंधान करने जाते हैं तो उसके लिए आपका जो रिसर्च का जो साइकिल होगा वो क्या होगा आपका। तो पहले आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद जो है डाटा का कलेक्शन करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप कमेंट करके बताइएगा। हम लोग सीधा चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। देखो आपको फिर से मैचिंग करना है सेट 1 और सेट 2 में। तो आप यहाँ पर मैचिंग जो है देख सकते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ए जो है मैच होगा किससे, चौथे नंबर से। तो ए क्या है देखो, ए है आपका रिलायबिलिटी, स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो ये मैच होगा आपका स्टेबल, कंसिस्टेंट और एंड डिपेंडेंट, उसी से मैच होगा। फिर बी जो है आपका वैलिडिटी, वैलिडिटी किससे मैच होगा आपका फर्स्ट से, एंट्रेस प्रोसीजर और डिवाइसेस टू मेजर द डायमेंशन दैट आर यूज्ड टू मेजर। मतलब वैधता का उपयोग, वैधता किससे मैच होगा, आयामों को मापने के लिए इकाइयाँ, प्रक्रिया या उपकरण जिनका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद तीसरा है देखो इंट्यूशन, मतलब अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान मैच होगा आपका दूसरे से, शोध प्रक्रिया और उसकी प्रगति के बारे में लगातार सोचते रहना। ठीक है, और उसके बाद है इंट्यूशन, सी मैच होगा आपका किससे, बी मैच होगा फर्स्ट से ना, बी मैच होगा फर्स्ट से, सी मैच होगा थर्ड से, और डी ऑब्जेक्टिविटी जो है मैच होगा वो किससे होगा, तीसरे नंबर से जो है मैच होगा। किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ शोध परिणाम को खराब कर सकता है, ये ऑब्जेक्टिविटी जो है होगी। मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। बी इसमें मैचिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार का है, कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करने अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो पहला ही होगा, आप डाटा का एंट्री करेंगे, फिर वैलिडेशन करेंगे, डाटा क्लीनिंग करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न संख्या 11 से 15 के जो है उत्तर आपको देना है। तो ये पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके जो है, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो है आप नीचे दे सकते हैं। तो मैं सीधा आपको पैराग्राफ को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सीधा इसका उत्तर बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संज्ञानात्मक क्षमता से अभिप्राय क्या है? जानने पहचानने की क्षमता। ठीक है। अगला है, शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को सर्वाधिक उपयुक्त तो मानते हैं क्योंकि मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ठीक है। मातृभाषा से क्या होता है? संज्ञानात्मक मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। 13वां प्रश्न है, प्रत्येक भाषा में विश्व दृष्टि का तात्पर्य क्या होगा? आपका विश्व को देखने का नज़रिया। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 है, देखो भाषाओं में समानता का तात्पर्य है क्षेत्रगत है, और अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित जिस समानता से संभव होता है वह अर्थगत है, सिमेंटिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फिर से आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने के बहुत सारे क्वेश्चन थे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए तो आप इसको डी को मैच कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे? आइडियलेशन करोगे, फिर इनकोडिंग करोगे, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन करोगे, फिर वो डिकोड होगा, और लास्ट में क्या आएगा? आपका फीडबैक जो है आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको अपवर्ड कम्युनिकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अपवर्ड कम्युनिकेशन द एम्प्लॉय टेंड्स टू हाईलाइट देयर अकम्प्लिशमेंट इन द डाउन प्ले देयर मिस्टेक्स। सही बात है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन टेंड्स टू बी इग्नोर्ड। नहीं, ये गलत है। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन अकर्स फार लेस फ्रिक्वेंटली, बहुत कमी होता है। सही बात है। अपवर्ड कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिवनेस, मतलब दूसरा को छोड़कर बाकी तीनों जो है क्या होंगे? करेक्ट होंगे। मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन है। फिर से आपको इसमें से क्या करना है? एक जो इसमें से सही चूज़ करना है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, इसको आप बड़े आराम से जो है कर सकते हो। 19वां भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। सही है। कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको अगर कोई सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास एक कॉमन चीज़ होना चाहिए जिसको हम लोग दोनों अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट और थर्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाई सेलिंग अ चेयर ऑफ 400, मतलब एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचा गया और उससे 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। मतलब 20% का लॉस हुआ, मतलब उसको कितने रुपए का लॉस हुआ? 80 रुपये का लॉस हुआ। तो 400 में बेचा, 80 रुपये का लॉस हुआ, मतलब उसका जो खरीदी किया गया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 480 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 400 का 20% निकाल सकते हो ना, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसे हो निकालेंगे आप। 400 गुणित 20% अपॉन में 100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 80 रुपये, मतलब 80 रुपये का उसको घाटा हुआ। तो 400 रुपये में बेचा, 80 रुपये का घाटा हुआ, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 480 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर उसको 8% प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आपका क्रय मूल्य कितना है? 480 आ गया है, इसका आप 8% निकाल लो तो ये लगभग आपका आएगा 38 रुपये और 4 पैसे के बराबर। तो अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचना पड़ेगा? 480 धन 38 मतलब 518 रुपये। मतलब आपका कौन कौन सा पेयर सही है? कॉस्ट प्राइस 480 है और प्रॉफिट के लिए उसको 518 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। दो चीज़ें पूछी है ना, क्रय मूल्य भी कितना होगा और 8% लाभ का मूल्य भी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 22वें क्वेश्चन पे। देखो 22वां क्वेश्चन क्या दिया है? x का 8% 0.04 है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? x का 8% मतलब क्या हो जाएगा? 8/100 और x का मतलब इंटू x बराबर कितना है? 0.04 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से 100 इसको जाके गुणा करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 8x बराबर कितना हो जाएगा? 4, और x यहाँ से जाके इसको भाग करेगा तो 4/8 मतलब 0.5। तो x का मान कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। उसी तरीके से y का मान देख सकते हो कि 8% है y का, यहाँ देख लो सॉल्व भी हुआ है। y का 8% कितना है? 0.04 के बराबर। फिर से 100 इसको जाके इधर गुणा करेगा, फिर 8 जाके डिवाइड करेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/20। 1/20 का मतलब हो जाएगा 0.05। तो x और y का मान
कितना हो जाएगा, देखो x का मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा हमारा 0.05 हो जाएगा, मतलब 1 और 2। अब यहाँ पर भी देखो x का मान पहले है तो x का मान कितना आया था 0.5, तो 0.5 फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ना, पहला और दूसरा। देखो बी वाले ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए सीक्वेंस को गलत दे दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन पे। ये 23वां क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, गलत लग रहा है, हो सकता है कि गलती होगा इसमें। आपको देखो क्या दिया है कि x/y का जो मान है वो 2/3 है, और आपको इसका मान जो है निकालना है। तो आपको अगर 2/y का मान, मतलब देखो यहाँ पे आपको दिया क्या है, x/y का मान दिया है कितना है 2/3 है। आपको पहले में बोला है कि 2x, मतलब ऊपर में आप दोनों साइड 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4/3। तो पहला वाला मैच होगा किससे, तीसरे नंबर से 4/3 से। उसी तरीके से आपको सेकंड वाले में दिया है 3x/y, तो 3 गुणित x का मान कितना है 2/3, तो 2 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो बी मैच होगा किससे, 1 से। इसी से आप निकाल सकते हो, ए मैच होगा तीसरे नंबर से, बी मैच होगा 1 से, तो आप यहाँ से उसको मैच कर सकते हो। तो कौन सा मैच होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मैच होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे जो है क्या आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, देखो 10 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, 20 और 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है 11 का। तो अब अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। तो 31 धन 12 करेंगे तो कितना आएगा 43 आएगा। फिर 43 में अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए था 13 का। देख लो 43 में 13 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 56, 56 में 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 70, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 का डिफरेंस था। तो इससे आप बता सकते हो इसका सही उत्तर कितना होगा 43 होगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आप जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, तो मतलब 19/23 ये जो है बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो फिर से जोड़ी करना है आपको, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, शब्द को, उपमान को। ये मैच होगा किससे, आपका बी से जो है मैच होगा, आप इसको मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं। तो जब आप इसको डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम और सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर जो है आपको पता चलेगा कि 1 और 3 ही सही है, बाकी स्टेटमेंट क्या है गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो आपका छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का समझ सकते हो, डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसमें से पूछा है कि कौन से ऐसे 2 लेटर हैं जो कि तीनों आकृति में आ रहे हैं। तो तीनों आकृति में आने वाले कौन कौन से हैं, देखो बी और जी, सिर्फ बी और जी है जो सर्कल में भी, रेक्टेंगल में भी, ट्रायंगल में भी, सब में आकृति में है। तो बी और जी जो है सब में आपके है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट और थर्ड जो है सही मिलेगा, बाकी जो है क्या मिलेगा गलत मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 31वां क्वेश्चन, ग्राफ का अवलोकन करके आपको बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना के प्रतिशत के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री में अधिकतम वृद्धि हुई है। मतलब पिछले साल की तुलना में किस साल सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो आप सिंपल सा देख सकते हो, 15 में जो है 63 था और 16 में 195 हो गया, मतलब 300 से ज़्यादा % की वृद्धि हुई है, बाकी किसी में नहीं हुई। 2016 से 17 जाएंगे तो डिक्रीज़ हो गया है, फिर उसके बाद 17 से 18 जाएंगे तो लगभग 40% बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पर 40-30% आसपास फिर बढ़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो 15 से 16 में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 जो है हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको फिर से एक डाटा दिया हुआ है। एक है आपका शहर का नाम ABCDEFG, फिर आपको स्नातक का दिया हुआ है और स्नातकोत्तर का दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कि ए शहर और बी शहर दोनों को मिलाकर स्नातकों की संख्या। तो शहर ए में स्नातक कितने हैं 10,000, बी में कितने हैं 25,000। तो स्नातकों की संख्या ए और बी का कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। और वहीं पर स्नातकोत्तर ए और बी में तो 18,000 बी में है और 8,000 इसमें, कितना हो जाएगा 26,000। तो स्नातकोत्तर की संख्या ए और बी में कितने हैं 26,000। इन दोनों का अनुपात निकालना है आपको। तो 30 को काट दो, 35 बटे कितना हो जाएगा 26 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें, कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि हुई है। तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा ये 5 साल का औसत। कैसे निकालोगे, 63 धन 195 धन 150 धन 253 धन 379 बटे में कितना है 5 है, तो 5 से भाग दोगे तो यह आएगा 208।
ठीक है, कितना आएगा 208। तो 208 से ज़्यादा कौन कौन सा है, 2018 और 2019 है। तो इन पाँचों वर्षों का जो औसत है वो 208 है, और इसमें पूछा है कि औसत से अधिक, तो 2018 और 2019 मतलब 2 सालों में जो है औसत से ज़्यादा वृद्धि जो है देखी गई है। 32वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वां क्वेश्चन पर। फिर से इसी ग्राफ को आपको दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि 15 एवं 19 के मध्य कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो 15 और 19 में देख लो आप लोग, 63 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 6 पंचे 30, तो ये लगभग 500% के आसपास जो है यहाँ पर वृद्धि जो है हुई है, या आप और एक्यूरेट निकालेंगे तो 525 के आसपास जो है आपको देखने को जो है मिलेगा, 525% वृद्धि होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो फिर से आपको ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल दिया है। इसका सही आंसर होगा आपका डी। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। मतलब फर्स्ट जो होगा वो किससे मैच होगा, डी से मैच होगा, सेकंड सी से होगा, थर्ड ए से होगा, और फोर्थ जो है बी से होगा। मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको फुल फॉर्म पूछा है VOLT। ये आपका जो 4G 5G में आप देखोगे अपने मोबाइल नेटवर्क में ऊपर में दिखाता है VOLT, मतलब उसका मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, 4G 5G से संबंधित है ये आपको सही आंसर बी दे के जाएगा। अब आगे देखो मूक का फुल फॉर्म पूछा है, मतलब MOOC का, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ऑनलाइन, यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38वां। इसमें से कौन सा ऐसा पोर्टल डिज़ाइन किया गया है जहां पर जो है बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं, तो वो है आपका डिजी लॉकर। आपका 10th का, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, TC, माइग्रेशन, राशन कार्ड, सब चीज़ आपको डिजी लॉकर में जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस सब देखने को वहाँ पर जो है मिल जाएगा। अगला है 39वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट। तो जीमेल आप सबके फ़ोन में होगा जीमेल, तो जीमेल इसका क्लाइंट है। ठीक है, अगला है सुरक्षित लेन देन के लिए ई गवर्नेंस में साधारणतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक का जो है यूज़ किया जाता है। अगला है वायुमंडल में आपको बताना है हरित प्रभाव गैसों का जीवन काल का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, उससे ज़्यादा ए होगा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर उससे ज़्यादा CFC, फिर उससे ज़्यादा मीथेन, और सबसे ज़्यादा जो होगा आपका सरफेस ओजोन। ये आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में जो है पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कथन दिया है और कारण दिया है, 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है सभी संभावित प्रदूषक हानिकारक रसायन होते हैं। सही बात है, हानिकारक रसायनों के निर्माण हेतु मानव जिम्मेदार है, मतलब दोनों कथन क्या है, सत्य है हमारे। ठीक है, हानिकारक मनुष्य हेतु निर्माण है, प्रकृति थोड़ी बनाता है। चलो यहाँ पर देखो पर्यावरण से संबंधित आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कि कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट मैच होगा किससे, 4 से। उसके बाद पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इससे आप मैच करके बड़े आराम से इसको जो है सही उत्तर बता सकते हो। बी इसका करेक्ट उत्तर जो है हो जाएगा। आगे है पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से निम्न में से किसमें दीर्घकालीन निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में जो है पास हुआ है। तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसमें हुआ है। अगला 46वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्वविद्यालय मतलब ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है ना, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 के आसपास जो ये हुआ है। फिर उसके बाद जो है रविशंकर शुक्ल 64 में हुआ है। गुरु घासीदास तो 83 में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सी नंबर का ना, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो सी कहाँ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, डी नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 47वां क्वेश्चन पे। स्थापना के आधार पर आपको इसको सही क्रम में दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1951 में। IIM अहमदाबाद कब हुआ था, 1961 में। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विस हुआ था 1956 में। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ये हुआ था आपका 1942 में। तो सबसे पुराना कौन सा है, CSIR, मतलब 4 पहले आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 48वां। यहाँ पर देखो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका स्थित है कहाँ पर,
बैंगलोर में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपका है देहरादून में। तो इससे आप मैच कर सकते हो। फर्स्ट आपका मैच होगा किससे, चेन्नई से, और डी मैच होगा आपका देहरादून से। तो इसका करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर जो है इसका बी जो है हो जाएगा, आप मैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है देखो, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई थी, कौन सा शहर है ये, आपका कोलकाता में जो है स्थापित हुआ था। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान एनईपी 2020 द्वारा नहीं की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है उच्च शिक्षा स्तर में छोड़ने की दर, डी। और डी कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो ये आपके एक्सपेक्टेड आंसर रहे। हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आप उसको कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं। आपका कितने मार्क्स आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं।